नमस्कार दोस्तों। आज मुख्य परीक्षा की सीरीज़ में हम बात करेंगे भारत में दहेज प्रथा की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हम जान लेते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड भी और इस नोट से रिलेटेड भी। देखिए, अगर टॉपिक की बात करें तो इसे आप दो पेपर्स के तहत रख सकते हैं। जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, चारों पेपर्स में यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इंडियन सोसाइटी नामक एक सेक्शन है जिसमें भारतीय समाज के बारे में हमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं। और ऐसे ही जब आप सेकेंड पेपर देखेंगे, सिलेबस की वीडियो मैंने बनाई है, अच्छे से बताया है कि किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो उसमें एक सेक्शन है सेकेंड पेपर में सोशल जस्टिस के नाम से, सामाजिक न्याय के नाम से, आप इसे वहाँ भी रख सकते हैं। और एथिक्स के पेपर में भी कभी कभी दहेज प्रथा से संबंधित अलग अलग एंगल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पे पेपर 1 और 2 यहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। लेकिन जो नोट आपको दी गई है उस पर ऊपर जो है टाइटल लिखा होगा सोसाइटी, उसे अभी मैं एडिट करके आगे चल के एडिट करके सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस कर दूंगा। और उसमें इन दोनों पेपर से रिलेटेड सोसाइटी के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, एक साथ आपको मिल जाएंगे ताकि तैयार करना आसान है। टॉपिक्स सिमिलर हैं तो आप पेपर फर्स्ट के लिए अलग से एक नाम लिख के अलग से पीडीएफ तैयार करना, थोड़ा सा वो रिवाइज़ करने में, याद करने में दिक्कत होगी। इसीलिए नोट आपको कंबाइन मिलेगी और जो टॉपिक जिस पेपर में आएगा मैं बता दूंगा। फिलहाल ये दोनों पेपर्स में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दहेज प्रथा की। और पिछले कुछ सालों से ये कुछ ज़्यादा ही चर्चा में, वैसे तो लगातार चर्चा में रहता है और जब तक इसका उन्मूलन नहीं हो जाएगा तब तक ये चर्चा में रहेगा, क्योंकि ये हमारे समाज की एक बहुत ही गंदी बुराई है। अभी कुछ लोग जो जिनके पास पैसे हैं, जो मतलब अमीर हैं कुछ लेवल तक, उनके लिए, कुछ लोगों के लिए लग सकता है कि चलो फैशन है, मस्त मज़ा आ रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक समस्या है। और ज़्यादातर लोगों की मैं किन की बात कर रहा हूँ, जिनकी बेटियाँ हैं, जिनकी बहनें हैं, उनके लिए बहुत भारी समस्या है। चलिए बात करते हैं। ये एक इमोशनल टॉपिक भी है, मतलब अगर इसमें हम समय का और टॉपिक्स का ख्याल ना रखें तो भावनाओं में बह के बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें इस टॉपिक को इस रूप में तैयार करना है कि अगर प्रश्न पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस सीरीज़ में हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ये लाइन मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। आप ये बात लिख सकते हैं शुरू में, इंट्रोडक्शन में। दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। ये चीज़ आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अच्छी लाइनें हैं, बहुत ख़ास ये लाइनें हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा सोचिए कि दहेज प्रथा से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशंस बन रहे हैं, तो आप सोचेंगे पता चलेगा कि दहेज प्रथा क्यों है, क्या है, इसके प्रभाव, क्या उपाय होने चाहिए। यही कुछ डायमेंशंस हैं, ठीक है। उसमें से एक डायमेंशन जो आपके सामने है, ये लिखा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, दहेज प्रथा क्यों प्रचलन में है, इसके कुछ गिने चुने कारण हो सकते हैं, आप गिना भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ लिखा नहीं होगा, शायद नहीं लिखा है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। शायद इस पर क्वेश्चन ना आए कि क्यों दहेज प्रथा प्रचलन में है। कुछ बातें आप बता सकते हैं कि देखो, लोग शिक्षित नहीं हैं, लेकिन ये तर्क उतना काम नहीं करेगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो तो और ज़्यादा दहेज लेते देते हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए, अलग अलग राज्यों में जो डीएम बन गया व्यक्ति, इंजीनियर बन गया, लोगों ने रेट फिक्स कर रखे हैं कि ये अगर आप डीएम बन गए तो इतने पैसे दहेज में मिलेंगे, है ना। तो ये तर्क उतना काम नहीं आता है। मोटे तौर पे जो सबसे मेन बात है दहेज के कारणों में, आप कह सकते हैं कि इंसान का लालच और एक गलत ट्रेडिशन, गलत एक परंपरा चली आ रही है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से दहेज प्रथा चल रही है, अदरवाइज़ कोई कारण नहीं है इसका, ठीक है। मेन यही सब कारण है। लेकिन यूपीएससी उस पर ज़्यादा फोकस करती है, ऐसे मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पे, कि इस चीज़ का प्रभाव क्या है, दहेज प्रथा का क्या प्रभाव है। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रभाव है, सबसे मेन, लैंगिक भेदभाव आप देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। इसके चलते, ये जो दहेज प्रथा है, इसके चलते लैंगिक भेदभाव कई तरह से होता है। थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। जैसे घर पे माँ बाप के दिमाग में पहले से ये बात है, पता है कि लड़की की शादी हो जाएगी या शादी करने के लिए हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो अक्सर बहुत सारे माँ बाप बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन के कारण या किसी वजह से अपनी बेटियों को ताना भी देते रहते हैं
कि तुम तो किसी और के घर की मेहमान, मतलब किसी और के घर चली जाओगी, तुम्हारे दहेज के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने पर पैसा खर्चा नहीं करते, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात रहती है कि पैसा इधर खर्च कर देंगे, ये बेटी हमें कमा कर तो देने वाली है नहीं, तो ये चली जाएगी और उसके बाद से हमारे पैसा भी इकट्ठा करना है, तो वही पैसा इकट्ठा करते हैं, शादी में लगाएंगे। देख रहे हैं, बचपन से भेदभाव होता है। आगे चल के दहेज प्रथा की वजह से आप देख लीजिए, जब शादी हो जाती है इसके बाद भी प्रताड़ना के और कई तरह के मामले सामने आते हैं। तो लैंगिक भेदभाव को जन्म देने वाला एक कारण है दहेज प्रथा। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे माँ बाप बेटियों को बोझ समझना शुरू कर देते हैं। हमारे समाज में ऐसा है, जिसकी बेटी है आप उनसे बात करिए, बेटी जवान है, शादी की उम्र हो गई है, उनकी बातों में चीज़ कहीं ना कहीं झलक जाएगी कि लड़की जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसकी शादी करनी है, टेंशन लगा रहता है। ठीक है, ये क्यों है? अगर दहेज जैसी समस्या नहीं होती तो शायद ये बात नहीं होती। आगे देखिए, महिलाओं के करियर को भी ये प्रभावित करता है। एक तो एजुकेशन में ही इसका प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ दहेज को लेकर के अगर जैसे मान लीजिए शादी हो गई, महिला अपने घर गई, तो वहाँ भी इस चीज़ को आप देखते हैं कि पति के घर वाले मतलब ससुराल वाले इस चीज़ को मतलब उतना भाव नहीं देते कि औरत जो है ये बाहर जाके काम करे। हालांकि एक अलग एंगल बन जाएगा, सामाजिक भेदभाव का एंगल बन रहा है यहाँ पे कि महिलाओं के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है कि उनको मान के चला जाता है कि औरतें घर में ही रहेंगी। ठीक है, तो फिलहाल शादी से पहले करियर पे असर ये पड़ता है। शादी के बाद का तो देखिए भेदभाव तो होता ही है कि उनको अगर कोई काम करना भी है, पहले नौकरी कर रही थी, बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद नौकरी छोड़ देती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन शादी से पहले करियर पे ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का, जो मैंने अभी बात की लैंगिक भेदभाव वाले में कि पढ़ाई लिखाई, जॉब, इन सारी चीज़ों का असर होता है। ठीक है, दहेज का असर होता है इन पे। आगे देखिए, कई महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं। अभी पिछले साल ही एक बड़ी ही मार्मिक घटना हुई थी। एक झुग्गी झोपड़ी में एक व्यक्ति रह रहे थे, जैसे तैसे करके उन्होंने गाड़ी भी खरीदा था, मेरे ख्याल से टू व्हीलर कोई गाड़ी खरीदी थी, सब कुछ था, और दहेज में शायद कोई कमी और रह गई थी, बारात वापस चली गई थी। सोचिए कैसी फीलिंग आती होगी, क्या महसूस करते होंगे माँ बाप, वो लड़की क्या महसूस करती होगी कि दहेज की वजह से बारात वापस चली जाती है। एक सामाजिक धब्बा लग जाता है। हमारे समाज में अभी लोगों को विकसित होने में बड़ा समय लगेगा, बहुत तरह से बंद हैं हमारे यहाँ लोग। तो एक समस्या ये है, महिलाओं की, बहुत सारी लड़कियों की शादी नहीं हो, पढ़ी लिखी भी हैं, योग्य भी हैं, हुनर भी है, सुंदर भी हैं, फिर भी सिर्फ इस वजह से कि उनके माँ बाप पैसे नहीं दे पा रहे हैं उतना जितना लड़के के घर वाले मांग रहे हैं, तो शादियाँ नहीं हो पाती, शादियाँ टूट जाती हैं। एक समस्या है। इसके अलावा महिलाओं का वस्तुकरण हो गया। ये वस्तुकरण का क्या मतलब है? महिलाओं को, लड़कियों को वस्तु के तौर पर देखा जाना, ये एक ट्रेंड हो गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे लड़कियों को इस रूप में देखा जा रहा है कि कितना पैसा लेकर आ रही है, कितना सामान लेकर के आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या फिर कोई चीज़ हमें मिल रही है, कोई वस्तु आ रही है। वो इंसान है हमारे जैसे, हम में से रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं है एक लड़के में, एक लड़की में, लैंगिक चीज़ को हटा दें तो इसमें इस रूप में देखना कि ये इससे कितना दहेज मिला, उसी हिसाब से हम उसको रिस्पेक्ट देंगे। आजकल धारावाहिकों में भी, मैं तो देखता नहीं लेकिन बचपन में कभी कभी ऐसे दिख जाता था, और वैसे भी आइडिया रहता है कि धारावाहिकों में क्या दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसमें आप देखिए कि इस चीज़ को कैसे दिखाया जाता है। धारावाहिक में भी महिलाओं को इस रूप में दिखाया जाता है कि जिसने दहेज लेके आई, जो दहेज लेके आई अमीर घर से है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। हर धारावाहिक में नहीं, ज़्यादातर ये चीज़ दिखाई जाती है। पुरानी फिल्मों में आप देखेंगे, अभी रियल लाइफ में भी आप देखिए, जैसे कुछ घरों में आप देख लीजिए कि अगर 2-3 भाई हैं, उनकी शादियां हुई, तो जिसकी पत्नी ने ज़्यादा पैसे लाए हैं, दहेज में सामान लेके आए हैं, उसके सास ससुर और ननद ये ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं उनको। जिस लड़की के घर वालों ने कम दिया है वो कम रिस्पेक्ट देते हैं। देखिए, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर घर में ऐसा होता है, ये गलत धारणा नहीं बना लेना। ज़्यादातर ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है, ख़ासतौर से उन परिवारों में जिनके माँ बाप ज़्यादा शिक्षित नहीं है, ज़्यादा जागरूक नहीं है, या फिर पुरानी सोच से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? आप किसी महिला को इस आधार पे देखेंगे कि उसने कितना पैसा दिया आपको, कितने सामान लेकर आई अपने घर से। ये क्या है? ये एक तरह का वस्तुकरण है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं इसमें। बाकी महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं हमारे देश में कि दहेज वाली चीज़ को लेकर के महिलाओं के प्रति हिंसा होती है। पति या माँ, मतलब सास लड़की की, मतलब लड़की के साथ
दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं कि तुम पैसा लेके नहीं आए, या फिर ऐसा कभी कभी मामला आता है कि सास ससुर ने कहा था कि शादी के बाद हम ये चीज़ दे देंगे और किसी वजह से वो नहीं दे पाए, तो लड़की के साथ जो है ऐसा व्यवहार किया जाता है। कभी कभी घर से भगा दिया जाता है कि जाओ, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हम तुमको अपने घर में नहीं रखेंगे। ये सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव आप लिख सकते हैं। आगे बढ़िए। अगर सरकारी प्रयास की बात करें कि सरकार ने क्या किया है इस दिशा में, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखना चाहिए था एक और चीज़, चलो मैं एडिट कर दूंगा। आज सरकार ने न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिए बल्कि बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिए कई कानून बनाए, जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 और योजनाओं द्वारा इसमें सुधार कर रही है सरकार। यहाँ और भी चीज़ें होनी चाहिए। 2005 के आसपास एक कानून बना था उत्पीड़न को रोकने के लिए, यहाँ पे एडिट करके मैं कर दूंगा। हालांकि जो PDF नोट आपको मिली है ना, उस नोट में महिलाओं के प्रति हिंसा वाले में और जगह जगह पे सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की है, कौन कौन से अधिनियम आए हैं, कौन से कानून आए हैं, वो बढ़िया से वहाँ पे लिखा गया है। तो सरकार का एक ये प्रयास है, ये कानून बनाया गया था, महत्वपूर्ण कानून है और विशेष रूप से दहेज को रोकने के लिए बनाया गया था। तो इसे आप लिख सकते हैं, 2005 के आसपास जो कानून बना था उसे लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और ये चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करेंगी ध्यान को, जो आपका एग्जामिनर है उसके ध्यान को, कि हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। और सरकार तो देखिए कानून बना देती है, उसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं ये कानूनों को लिखने के बाद कि सरकार को चाहिए कि इन कानूनों को गंभीरता से लागू करे, अच्छे से लागू करे। लेकिन इसके अलावा कानून से सब कुछ ठीक नहीं होता। सामाजिक बदलाव जो होते हैं ना, वो कानून के दम पे नहीं होते। कुछ चीज़ें होती हैं कि कानून पहले सख्ती से लागू किया जाए तो वाकई उसका असर होता है। जैसे कि सती प्रथा है, सती प्रथा पे कानून बनाया गया, लेकिन उस पर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कानून बनाने की वजह से सती प्रथा रुक गई। और भी चीज़ें हुई थी, सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, लोगों में जागरूकता आ रही थी, लोग ये देख पा रहे थे कि अरे भाई जो इसको मरना था वो मर गया, उसके चक्कर में पत्नी क्यों मरे। ठीक है, तो लोग समझ गए कि ये सब चीज़ें मतलब निरर्थक हैं, ये सब नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये बदलाव आया। ऐसे ही आज भी अगर दहेज प्रथा को रोकना है तो सिर्फ कानून बना देने से, उनको लागू कर देने से कुछ नहीं होगा, समाज के अंदर बदलाव आना चाहिए। देखिए क्या क्या बातें हैं। सामाजिक समस्या के राजनीतिक समाधान की सीमाओं को समझना होगा, पहचानना होगा। ये लाइन आपको शायद समझ में नहीं आएगी। ये दहेज क्या है, दहेज की जो समस्या है सामाजिक समस्या है। तो इस समस्या के लिए अगर आप राजनीतिक समाधान निकालेंगे तो उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिटेशन है। राजनीतिक समाधान का मतलब यही है कि आप कानून बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। उसकी लिमिटेशन ये है कि लोग कानून से बचने के दुनिया भर के उपाय कर लेते हैं। तो इसकी सीमा को समझिए और उससे कई स्टेप आगे बढ़िए और लोगों को, जनता को, हर किसी को इसमें शामिल करिए कि ये बदलाव होना चाहिए। आगे देखिए इसमें क्या क्या है। एक चीज़ और है, बालिकाओं को शिक्षित करने की ज़रूरत है। इसके कई कारण हैं। बालिकाओं को शिक्षित करने से दहेज प्रथा कैसे रुकेगी। देखिए पहली बात यह है कि जब बालिकाएं शिक्षित होंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद पैसे कमाएंगी, तो ज़्यादातर अभी जैसे हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है, जैसे बदलाव हो रहे हैं, ऐसी संभावना है कि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करें। घर से दबाव नहीं होगा। जब अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से हम शादी करते हैं तो वहाँ दहेज जैसी चीज़ें नहीं आती। अब थोड़ा सा आप कल्पना करिए, एक लड़का है, एक लड़की है, इनको प्रेम हो गया और आगे बात बढ़ रही है, शादी तक बात पहुंच रही है, तो लड़का कह रहा है कि जब तक 5 लाख रुपया नहीं मिलेगा, एक गाड़ी नहीं मिलेगी, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, अगर ये प्यार था तो वो लड़की कह देगी हाँ हाँ ठीक है। ये प्यार था ही नहीं। प्यार में ये बात आ ही नहीं सकती कि आप अपने घर वालों को मनाओ या मैं दबाव डाल रहा हूँ कि दहेज दो। तब तो एक चीज़, एक एंगल ये बन के आता है कि अगर लड़कियाँ शिक्षित होंगी तो ये चीज़, वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी, अपने हिसाब से अपने साथी को चुन पाएंगी। हालांकि अपने साथी को चुनना यहाँ भी एक नया एंगल बनता है। लेकिन शिक्षित करने का एक और चीज़ है कि कम से कम महिलाएं अपनी आवाज़ तो उठा पाएंगी, कम से कम इस दिशा में बदलाव तो होगा। अभी तो हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी लड़कियाँ, बहनें ऐसी हैं जिनको लगता है, वो मान के चलती हैं कि दहेज दिया जाएगा तो शादी होगी। उन्हें ये लगता है, घर के लोगों को भी ऐसा लगता है। तो जब बदलाव लाना है तो लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, इस दिशा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए। दहेज को स्वीकार करना एक सामाजिक कलंक बना दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही शानदार उपाय है। ये देखने में बस एक लाइन लग रही है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। देखिए, समाज में कोई भी चीज़ तभी टिक सकती है
जब तक उसकी एक्सेप्टेंस हो, जब तक लोग उसे स्वीकार कर रहे हों। अभी भ्रष्टाचार भी इसी तरह से है। भ्रष्टाचार को लोग स्वीकार कर रहे हैं तो धड़ल्ले से चल रहा है। कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा लेता है, अरबों रुपए कमा लेता है भ्रष्टाचार से, लोग उसकी गाड़ी, उसका घर देख रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि हम भी ऐसा काम करेंगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। ऐसे ही दहेज क्या क्या है, अरे फलाना का लड़का जो है डीएम बन गया तो इतने करोड़ रुपए दहेज में मिला था, तो हमारे माँ बाप सोचें, हालांकि सोचना नहीं चाहिए। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा बेटा बन जाएगा तो इसको इतना दहेज मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ अगर की जाए कि जो व्यक्ति दहेज ले रहा है वो एक सामाजिक पाप कर रहा है, ये एक कलंक है, समाज के ऊपर धब्बा है। इस तरह से कर दिया जाए कि अगर कोई दहेज लेता हुआ पकड़ा गया या पता चला समाज में कि ये दहेज लिया था, उसका एक तरह से बाइकाट कर दिया जाए, सामाजिक बाइकाट, कि तुम तो एक तरह से बहुत निचले दर्जे के इंसान हो कि एक लड़की से दहेज लेकर के शादी कर रहे हो, उसके घर वालों से दहेज लेकर शादी कर रहे हो। अगर ये चीज़ शुरू हो जाए कि दहेज को एक अपराध के रूप में देखा जाना लगे, सामाजिक अपराध के रूप में, वैसे तो कानूनी तौर पे अपराध है ही, ठीक है, लेकिन उसका असर तो हो नहीं रहा, तो इस रूप में अगर देखा जाने लगेगा, जिस व्यक्ति ने दहेज लिया है, जिसने दिया है, उन्हें समाज में एक तरह से समझे कि नीच माना जाने लगेगा, लोग धीरे धीरे से छोड़ देंगे। जिस चीज़ की जितनी प्रशंसा होती है, जिसको जितना महत्व दिया जाता है, समाज उसे अपनाने की कोशिश करता है, और जिस चीज़ को खराब माना जाता है समाज उसे छोड़ने की कोशिश करता है। अगर इसे खराब माना जाने लगेगा, एक कलंक माना जाने लगेगा, लोग छोड़ देंगे, दहेज नहीं लेंगे, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ये देखिए, बहुहितधारक दृष्टिकोण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लाइन को पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। समाज को लैंगिक समानता के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए, भेदभाव को कम करने और कार्यस्थल के अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो यहाँ ये वाली बात है ना, बहुहितधारक दृष्टिकोण, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है जितना आगे लिखा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी पक्ष जुड़े हुए हैं दहेज प्रथा से, उन सभी को इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। कितने पक्ष जुड़े हुए हैं अपने तरफ से सोचिए। मान लीजिए कि एक लड़का एक लड़की, इनकी शादी हो रही है, इसमें कितने लोग शामिल हैं? लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले, ये दोनों व्यक्ति भी जो शादी कर रहे हैं आपस में, समाज में इसमें शामिल है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। एक पक्ष समाज, सरकार भी है इसमें, ठीक है, क्योंकि समाज में स्थिरता बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इन सभी स्तरों पर हमें काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए तो आर्थिक स्तर पे भी काम करिए, सामाजिक स्तर पे भी काम करिए, पॉलिटिकली आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट करिए जिससे दहेज प्रथा कम होती हो। इसके अलावा भी जैसे सिनेमा है, मूवीज़ आप देखते हैं, अगर ऐसी फिल्में बनाई जाएं जिनमें बार बार ये दिखाया जाए कि दहेज लेने वाले लोग मतलब अच्छे लोग नहीं हैं, तो धीरे धीरे ये चीज़ें हर तरह से प्रभावित होंगी और दहेज प्रथा धीरे धीरे कम होगी। ऐसे बहुत सारे एंगल्स आप सोच सकते हैं। जितने भी इसके हितधारक हैं, इसके पक्ष हैं, उन सभी पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पुरुषों को घरेलू काम और देखभाल की जिम्मेदारियों को साझा करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि हमारे समाज में ना एक बड़ी बुराई है ये भी कि महिलाओं की जिम्मेदारी है घर का देखभाल करना, बच्चों की परवरिश करना, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना। ये किसने कह दिया? जब हम जीवन साथी चुन रहे हैं तो हम सफ़र हैं, हम बराबरी के हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि समाज में एक पुरुष और एक महिला बराबरी से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, एक दूसरे की सहायता करें। अब पति खाली बैठा है, तुरंत फुला के टीवी देख रहा है, और पत्नी जो है झाड़ू पोछा लगा रही है, खाना बना रही है, उधर बच्चा रो रहा है उसको देख रही है, क्या पति की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी काम में हाथ बटाए? हैं, मान लेते हैं कि कोई बहुत सारे ऐसे पति हैं जो व्यस्त हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन समय मिले तो पत्नियों का हाथ बटाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें बताया जाता है कि देखो महिलाएं जितना काम करती हैं ना हर तरह से, उनका अगर आर्थिक मूल्य निकाला जाए तो पुरुषों के काम से बहुत ज़्यादा है। जो पुरुष कमाई कर रहे हैं उनके काम को हम आर्थिक तौर पे लेते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ सकल घरेलू उत्पाद की बात होती है, जीडीपी की बात होती है, क्या उसमें ये शामिल है कि महिलाओं ने जो घर में काम किया, जो बच्चों की देख रेख की, इसका भी पैसा कुछ आर्थिक मूल्य है? अगर यही काम करने के लिए हम एक दाई रख लें, एक नौकरानी रख लें या नौकर रख लें, तो उसका तो हम जोड़ सकते हैं। तो क्या जो घर पे हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी दादी, ये लोग काम कर रहे हैं, इनका भी तो मूल्य है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, उसको किनारे रखिए, कहने का मतलब ये है कि जो भी काम हो रहा है महिलाएं जो कर रही हैं, उनमें अगर पुरुष हाथ बटाएं तो ऐसी सामाजिक बुराइयां भी खत्म होने लगेंगी। सिर्फ दहेज की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, लैंगिक भेदभाव, महिलाओं के प्रति हिंसा, ये सारी चीज़ें कम होने लगेंगी, ठीक है।
आगे निष्कर्ष के तौर पे आप लिख सकते हैं, दहेज प्रथा न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक भी है। ये किसी भी तरह से नैतिक नहीं है। और मुझे तो ऐसे लड़कों पे शर्म आती है सही मायने में, मतलब अंदर से बड़ा बुरा लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने नौकरी की है, मान लेते हैं नौकरी नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, जवान तो हो गए हैं ना, शादी की उम्र हो गई है, क्या उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपने माँ बाप को समझा सकें कि हम लड़की से शादी करने जा रहे हैं कि उसकी संपत्ति से, उसके धन से? ऐसे मतलब कितने बुद्धू टाइप के ये लड़के हैं जिनके दिमाग में बात आती है। देखिए, अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो सॉरी, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम आपके अंदर ये विचार होना चाहिए कि हम दहेज क्यों लें? क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है? क्या हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम अपने दम पर अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं? उसके घर से पैसा आएगा, सामान आएगा, तभी हम कर पाएंगे। ये किसी भी तरह से नैतिक नहीं है। ठीक है, जो लोग भी शिक्षित हैं और शिक्षित नहीं है, उनको देखने का एक पैरामीटर ये भी है कि क्या वो ये कह रहा है कि अरे माँ बाप तो कह रहे हैं दहेज ले लो तो हम भी कुछ नहीं बोले, वो लालची है। समझ रहे हैं ना? ये किसी भी तरह से नैतिक नहीं है। खैर, ये ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। ठीक है, तो ये बात है, ये अनैतिक भी है। इसलिए दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की ज़रूरत है, ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए। ठीक है, और अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लग रहा है तो उस व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि क्या वो समाज को प्रोग्रेस की ओर ले जाने वाला व्यक्ति है कि ये पीछे ढकेलने वाला व्यक्ति है। आज के समय में ये समय की मांग है कि दहेज प्रथा ख़त्म होनी चाहिए हमारे समाज से। ठीक है, लड़का लड़की सब बराबर हैं, अपने पैरों पर खड़े हों, काम करें, कमाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। ठीक है, खैर मैं आपसे तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप ऐसी सोच नहीं रखते होंगे कि हम दहेज के पैसे से ही अपना खर्चा चलाएंगे कुछ दिन और उससे मस्ती करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपने आप को लायक बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर ऐसी कोई सोच है, सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा हो। सीधी सी बात यह है कि हमें खुद भी जागरूक होना है, खुद भी अपने पैरों पे खड़ा होना है कि हमें दहेज की ज़रूरत ना पड़े, और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है। हम ही लोग तक करेंगे, बदलाव ऐसे ही आएगा। तो बस फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।